कैसे हो। मैं सुधाइश बघेल आप लोग का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मैथ्स बाय सुधाइश बघेल यूट्यूब के चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 7 में चैप्टर 8 राशियों की तुलना के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमको एक चीज़ ध्यान रखनी बच्चों कि ये चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को क्या होता है, याद रहता नहीं है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर हुआ, तो 5 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो हम क्या करते हैं 5 का 1000 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000 मीटर। यहाँ पर अगर 50 मीटर को हमको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 50 मीटर बराबर 50/1000 और 1/20। कहने का मतलब ऐसा है कि जब भी हम बड़ी मात्रा में से छोटी मात्रा हमको ज्ञात करनी है तो क्या करना है, हमको गुणा करना है। और छोटी मात्रा से हमको अगर बड़ी चीज़ को लाना है, मीटर में बदलना है किलोमीटर में, यानी कि किलोमीटर से मीटर में जाना है तो गुणा करेंगे, और मीटर से किलोमीटर में आना है तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो यहाँ 50/1000 तो हमने भाग करा, 0 से 0 कटा, 5 × 5 5 दूनी 10, यानी 1/20 किलोमीटर आपका जो है वो आंसर है। इसी तरह से आप रुपये पैसे में बदलेंगे। 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 10 रुपये बराबर कितना है, तो 100 × 10 हुआ, तो आपका कितना हो गया 1000 पैसा हो गया। इसे 500 पैसे को रुपए में बदलना है तो 500/100 से भाग दे दीजिए आप, उन्हें 5 रुपये हो गया आपका। एक दिन आगे और देखेंगे हम कि एक दिन बराबर कितना होता है, 24 घंटे होता है। 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। अब इस प्रकार से हमको क्या सवाल के ऊपर होता है कि आप देखेंगे कि 4 घंटे बराबर कितना मिनट पूछा है, तो मिनट में हमारे पास कितना है 60, तो हम इसको किससे गुणा करेंगे, 60 से गुणा करेंगे। अगर सेकेंड पूछता तब भी हम 60 मतलब पहले इसको कन्वर्ट करके फिर 60 से गुणा करते। दिन पूछता हमको तो हम क्या करते, उसको 24 से गुणा करते। तो डिपेंड करता है कि आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है। यहाँ देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम कि 10 पेंसिल बराबर कितना होता है, 10 पेंसिल का कितना है 100 रुपये होता है, तो 15 पेंसिल का कितना होगा। तो एक पेंसिल की कीमत हमारे पास, इसका उल्टा हम देखिए कि 10 पेंसिल का 100 रुपये, तो 15 पेंसिल का कितना, तो एक पेंसिल का 100, तो 10 पेंसिल, हम इसकी कीमत ज्ञात करेंगे कि एक पेंसिल का कितना होगा, तो 10 रुपये हुआ। अब एक पेंसिल की कीमत 10 रुपये है, तो 15 पेंसिल की कितनी कीमत हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया था अपने को, 10 पेंसिल की कीमत कितनी है 100 रुपये, तो 15 पेंसिल की कीमत कितनी होगी, तो एक पेंसिल की कीमत ज्ञात करेंगे हम, तो एक पेंसिल की कीमत 100/10, तो यहाँ पर एक पेंसिल की कीमत 10 आई, तो 15 पेंसिल की कीमत क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा। मतलब इसका कितना हो जाएगा, 15 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाएगी, 150 रुपये हो जाएगी। अब आगे हम कुछ सवाल देखते हैं कि भिन्न में से प्रतिशत में बदलना कैसे बदलेंगे। भिन्न में से प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, हम गुणे में 100 करते हैं। या दशमलव को भी प्रतिशत में बदलना हो तो भी हम क्या करते हैं, 100 करते हैं। ये आपके पास 1/5 है, इसको हम 100 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, ये 20, आपका कितना आ जाएगा 20%। ऐसे ही अगर आपको 12/10 यानी कि 1.2 दिया है, आपको अगर इसको बदलना है प्रतिशत में तो आप क्या करोगे, 12/10 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, अब 12 × 10 यानी 120%। अब अगर प्रतिशत से भिन्न या दशमलव में बदलना हो तो कैसे बदलेंगे, तो इसको आप क्या करोगे, 100 से भाग करोगे। इसका उल्टा होता है, जब भी दशमलव भिन्न से दशमलव को अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। लेकिन जब प्रतिशत को भिन्न या दशमलव में बदलना होता है तो 100 से क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। से यहाँ पर 10% है आपका, 10/100 लगाया आपने, 1 0 से 1 0 कट गया, 1/10 यानी कि 0.1, ये भी आपका दशमलव में बदल गया। यहाँ पर देखिए 100 का 20% आपको ज्ञात करना है, तो 100 × 20/100, 100 से 100 कट गया, आपका क्या आया 20 आया। अब अगर आपको ऐसा कहीं दिया जाए कि किसका 10% 500 है, किसका ऐसा, किसका मतलब हमको पता नहीं है, इसके बदले हम क्या करेंगे, x मान लेंगे, गुणे 10/100, 1 0 से 1 0 कटा, तो यहाँ पर आपका कितना बचा, x/10 बराबर 500। अब ये 10 जो है आपका बटे में है, ये यहाँ गया तो क्या हो गया, गुणे हो गया, यानी x बराबर आपका 500 × 10, तो कितना आ गया आपका 5000 आ गया। इसी प्रकार अगर हमको अनुपात को प्रतिशत में बदलना हो तो यहाँ हमको दिया 3:2, यानी कि 3-2, तो 3/5 2/5, 3/5 गुणे 100 से आप गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 0, 3 × 20 यानी आपका कितना हो गया 60% हो गया। यहाँ आपका 2/5 है, गुणे 100,
तो 5 दूनी 10, 2 गुणे 20, यानी यहाँ आपका कितना आ गया 40% आ गया। अब हम कुछ और आगे टॉपिक पे बात करते हैं। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी होता है और विक्रय मूल्य बराबर। तो जिस कीमत पर वस्तु खरीदी जाए वो आपका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। और जिस कीमत पर आपकी कोई वस्तु बेची जाए वो क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य कहलाती है। मान लीजिए कोई पेन मैंने खरीदी, वो आपकी 10 रुपये की है, तो ये जो 10 रुपये ये आपका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। पर उस पेन को मैंने 12 रुपये में बेच दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। और एक चीज़ और होती है लागत कीमत। लागत कीमत किसे कहते हैं कि किसी भी प्रकार का आप खर्च करो। मान लीजिए मैंने 10,000 रुपये का मैंने कोई टीवी खरीदा है और उस टीवी को घर लाने के लिए मुझे 100 रुपये किराया देना पड़ा, तो जो 100 रुपये मैंने किराया दिया वो मेरा क्या हो गया, एक प्रकार का खर्च हुआ। तो घर टीवी मुझे लाने के लिए 10,100 रुपये में पड़ा, तो वो मेरी क्या हो जाती है, लागत कीमत हो जाती है। तो प्रतिशत में ज्ञात करने के लिए हमको सवाल के ऊपर जाना होता है। अगर प्रश्न में हमको किसी भी प्रकार का खर्च नहीं दिया गया है तो हम सिर्फ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बारे में ही बात करेंगे। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का खर्च दिया गया हो तो वहाँ पर हमारी क्या हो जाती है, लागत कीमत भी आ जाती है। तो जब भी क्रय और विक्रय मूल्य का हमको लाभ और हानि ज्ञात करना होता है तो नॉर्मली कैसा होता है कि जब भी विक्रय कीमत ज़्यादा होता है तो हमको क्या होता है, लाभ होता है, और विक्रय मूल्य कम होता है तो हमको क्या होती है, हानि होती है। तो क्रय मूल्य या लागत कीमत से जब भी लागत कीमत की भी बात करें, अगर प्रश्न में लागत कीमत खर्च आता है तो लागत कीमत से ही हमको सवाल हल करना है। तो क्रय मूल्य और लागत मूल्य जब भी विक्रय मूल्य से कम होगा तो क्या होगी, हानि होगी। मतलब विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ होगा, और क्रय मूल्य और लागत कीमत से जब भी विक्रय मूल्य कम होगा तो हमको क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और इसके लिए लाभ का प्रतिशत और हानि का प्रतिशत ज्ञात करने का हमको सूत्र होता है। तो हमको लाभ दिया हो तो यहाँ पर हमको क्या लिखने का, लाभ बटे क्रय मूल्य। अगर सवाल में लागत कीमत आई है तो वो लिखेंगे, क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, गुणे 100। और हानि का प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हानि बटे क्रय मूल्य। अगर लागत कीमत दी गई हो तो लागत कीमत लिखेंगे, क्रय मूल्य नहीं लिखेंगे, फिर गुणे 100। इस प्रकार से हम लाभ और हानि का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि कोई मतलब जो एक उदाहरण देते हैं कि साधारण ब्याज की बात की गई है यहाँ पर। अभी साधारण ब्याज होता क्या है कि मान लीजिए मेरे पास में 10,000 रुपये है, या मैंने किसी को दिए या मैंने लिए, तो वो 10,000 रुपये मैंने किसी को ज़रूरत है पैसे की, मैंने उसको ब्याज पर दिए। तो कितने समय के लिए दिए, कितने ब्याज के लिए दिए, मैंने उसको 10,000 रुपये दिए, वो मुझे 2,000 रुपये ब्याज देता है, तो मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा। तो साधारण ब्याज में कैसा होता है कि मान लीजिए इसमें मूलधन होता है। मूलधन किसको बोलते हैं, जिस रकम को मैंने किसी से ब्याज पर दी है वो क्या कहलाती है, मेरी मूलधन कहलाती है। जो उससे अतिरिक्त रकम वो मुझे सामने वाला दे रहा है ब्याज के रूप में, वो क्या होता है, ब्याज होता है। और इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये क्या कहलाता है, मिश्रधन कहलाता है। ठीक है, इसमें मूलधन आपका होता है जिस रकम को हम देते हैं, वो ब्याज की दर जिस ब्याज पे हम दे रहे, जैसे मान लीजिए 10% ब्याज पे दी, तो ये जो 10% है मेरा क्या हो गया, ब्याज की दर हो गया। समय, कितने समय के लिए मैंने उसको दी, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 महीना, 5 दिन, 10 दिन, तो इस प्रकार से अलग अलग समय होता है देने के लिए, तो उसमें समय होता है। तो साधारण ब्याज ज्ञात करने का सूत्र आपका होता है I बराबर PRN बटे में 100। इस प्रकार से हम सवाल मतलब ज्ञात कर सकते हैं। एक उदाहरण हम आपको देते हैं कि मान लीजिए 10,000 रुपये है, ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, P बन गया। मैंने उसको 10% ब्याज की दर से दिया, तो ये मेरा R बन गया बराबर। ये 10% तो ऐसा नहीं होता, आपका 12.5 भी हो सकता है, ठीक है, तो अलग अलग होता है उस प्रकार से। N अगर मैंने दिया है वर्ष के लिए, मान लीजिए 2 वर्ष के लिए दिया है, ये भी हो सकता है कि मैंने 146 दिन के लिए भी दिया हो, ये भी हो सकता है कि मैंने उसको 10 मास के लिए दिया है। तो इस ढंग से समय भी अलग अलग होता है। जिस प्रकार से समय, अगर मैंने वर्ष दिया है तो कुछ नहीं, अगर मैंने समय दिया है, मास के लिए दिया है, तो मेरा यहाँ पर सवाल में क्या होगा, बटे में 12 आ जाएगा। अगर मैंने दिन के लिए दिया है तो बटे में क्या हो जाएगा, 365 आ जाएगा जब मैं सवाल हल करूँगी।
और ये दशमलव जब मैं प्रतिशत लगाऊंगी तो इसको मैं 125/10 भी लिख सकती हूँ। इस ढंग से होता है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर हमको आई ज्ञात करना है तो हमारा सूत्र है PRN/100। लेकिन अगर सवाल में मुझे R पूछा जाए तो मैं I × 100 में जो हमारा बचता है P × N ज्ञात करूँगी। ठीक है, ये मेरा ब्याज का सूत्र था, ये मेरा ब्याज की दर ज्ञात करने का सूत्र है, और ये समय के लिए है। मेरा समय में मैं करूँगी N, I × 100 जो है मेरा ऊपर कॉमन रहेगा, यहाँ पर N के बदले मेरा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, इस ढंग से हम सवाल ज्ञात करते हैं। और मिश्रधन ज्ञात करना है तो A = P + I हो जाएगा, मतलब मूलधन और ब्याज को आप जोड़ देंगे। उस एग्जाम्पल में आपको दिखाऊँ इस ढंग से तो आपको बेटर समझ में आएगा। मान लीजिए ये मुझे सवाल दिया गया है कि 6,000 रुपये का 9% की दर से 2 वर्ष का ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ मेरा P 6,000 रुपये है, R मेरा 9% है, N बराबर मेरा 2 वर्ष है। सूत्र मैंने लगाया I = PRN/100। तो 6,000 × 9/2, 2 0 से 2 0 कट गए। अब बचा 60 × 9, इन दोनों का गुणा करती तो मेरा ब्याज कितना आ जाता है, 1,080 आ जाता है। अगर यहाँ पर मुझे ब्याज बोला है तो मैंने ब्याज निकाला, लेकिन अगर इसके बदले मुझे मिश्रधन बोला जाता तो मैं क्या करती, A = P/I करके इसका P कितना है 6,000, I कितना है 1,080 को मैं जोड़ देती तो मेरा कितना हो जाता, 7,080 रुपये मेरा क्या आ जाता, मिश्रधन आ जाता। तो इस ढंग से मुझे सवाल करना है। तो इन सवालों में आपका सूत्र बहुत मायना रखता है। आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उस ढंग से ही आप इसको सवाल को मतलब कर सकते हैं। जैसे अभी अगला यहाँ आप देखिए कि यहाँ 2,500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज 600 रुपये होता है, तो ब्याज की दर ज्ञात करनी। सूत्र लगाया मैंने R = I × 100। ठीक है, ब्याज हमारा 600, सूत्र के अनुसार आप कीमत रख दीजिए और इनको काटी पीटिए, उस हिसाब से आपका आ जाएगा। R जब भी दर्शाएं प्रतिशत का चिन्ह दर्शाना आपको अनिवार्य है। ऐसे ही यहाँ पर आपको 4,000 रुपये का 9% की दर से 720 रुपये ब्याज होता है, और अवधि यानी समय ज्ञात करना है। आप सूत्र लगाएंगे N = I × 100 P × R। तो यहाँ पर देखिए 720 × 1,000/400 × 9, इसको हम काटेंगे पीटेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जो आएगा आपका 2 वर्ष आपका समय आएगा। ठीक है, तो समय में भी आपको वर्ष जो आता है, वर्ष आता है तो वर्ष, दिन आता है तो दिन, मास आता है तो मास, ये आपको लगाना ज़रूरी है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और वर्कबुक की सीट जो आपको हम भेज रहे हैं एग्जाम्पल और होमवर्क में, तो आप उसको करिए। ओके, थैंक यू सो मच।